हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ के मैथ का सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोग क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हैं, यानी आप बिहार बोर्ड में क्लास ट्वेल्थ का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो यहाँ हम लोग क्लास ट्वेल्थ में मैथ का जो सिलेबस है उसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन सा बुक हम लोग को पढ़ना चाहिए जिससे कि बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। ठीक है, यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार बोर्ड 2025 के लिए क्लास ट्वेल्थ ट्वेल्थ का ये ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ डिस्कशन किया जाएगा। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने टोटल चैप्टर, यानी सिलेबस में आप लोग को कितना चैप्टर पढ़ना होगा। हम लोग यहाँ सिर्फ चैप्टर का नाम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि प्रत्येक यूनिट से, यानी प्रत्येक यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ट्वेल्थ का बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या है। ट्वेल्थ में आप लोग को टोटल 13 चैप्टर पढ़ना होगा, जिसमें से कुछ चैप्टर ऐसे मिलेंगे जो आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपको पहला चैप्टर हो गया रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन के बारे में आप लोग पहले से भी 11th में पढ़ चुके हैं। ट्वेल्थ में आप लोग को रिलेशन फंक्शन के बारे में थोड़ा में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग का पहला चैप्टर हो जाएगा संबंध एवं फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन। सेकेंड चैप्टर आप लोग का हो जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आप लोग 11th में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ उसका इन्वर्स, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद दो टॉपिक है अलजेब्रा का, अवयव और सारणिक। इसके बाद तीसरा चैप्टर आप लोग का हो जाएगा अवयव, यानी मैट्रिक्स, और चौथा है सारणिक। इसके बाद आप लोग का चौथे चैप्टर के बाद आप लोग का कैलकुलस का ब्रांच स्टार्ट होता है। कैलकुलस में टोटल आप लोग को क्लास ट्वेल्थ में 5 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आप लोग पहले से पता होगा तो कैलकुलस से ही अधिक अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पांचवा चैप्टर आप लोग का हो जाएगा सांतव्य तथा अवकलनीयता, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आप लोग क्लास 11th में एक चैप्टर होगा लिमिट। लिमिट करके उसमें आप लोग लिमिट यानी सीमा, सीमा चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे लिमिट के बारे में, और थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन के बारे में। वहाँ आप लोग डिफ्रेंसिएशन निकालना सीखे होंगे, लिमिट के बारे में पढ़े होंगे। यहाँ आप लोग को उस चैप्टर से थोड़ा एक विस्तार में यहाँ पे पढ़ाया होगा, थोड़ा अधिक वहाँ से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आप लोग का अवकलज के अनुप्रयोग, यानी जो डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी चैप्टर नंबर 6 में आप लोग को अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग का हो जाएगा समाकलन। समाकलन क्या होता है? समाकलन इसी का उल्टा होता है, यानी अवकलन, यानी डिफ्रेंसिएशन का डिफ्रेंसिएशन का ही उल्टा होता है समाकलन। यानी समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन कहते हैं, यानी समाकलन को इंटीग्रेशन कहते हैं। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, यानी नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 8, यानी समाकलन के बाद आप लोग पढ़िएगा समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग यानी इंटीग्रल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी इंटीग्रेशन का जो अनुप्रयोग होता है, यानी एप्लीकेशन होता है, उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद 9th चैप्टर हो जाएगा आप लोग का अवकल समीकरण। समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इक्वेशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत फिजिक्स में जानते होंगे। वेक्टर वेक्टर 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर के बारे में। यहाँ आप लोग को एक मैथ में चैप्टर है सदिश बीजगणित, यानी वेक्टर अलजेब्रा के बारे में आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा। उसके बाद आप लोग 3D के बारे में पढ़ेंगे, यानी 3D ज्योमेट्री। और यहाँ 12th चैप्टर नंबर हो जाएगा आप लोग का रैखिक प्रोग्रामन। और यहाँ 13 यानी प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ, यानी 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी, 11th में भी। और आप लोग को प्रायिकता के बारे में यहाँ 12th में भी पढ़ना है, क्योंकि आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 13। यहाँ टोटल आपसे पूछा जाए कितने चैप्टर है, तो आपका चैप्टर हो जाएगा 13। और आप लोगों का ये चैप्टर का नाम है पूरा। यहाँ से आप लोग एक बार फिर देख ले कौन कौन से चैप्टर है। पहला चैप्टर आप लोग का हो जाएगा संबंध एवं फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद दूसरा चैप्टर हो जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड आपका हो जाएगा अवयव। अवयव को कहते हैं इंग्लिश में मैट्रिसेस। उसके बाद चौथा चैप्टर जो हो जाएगा आप लोग का सारणिक हो जाएगा। सारणिक को डिटर्मिनेंट कहते हैं। और पांचवा जो चैप्टर है वो हो जाएगा सांतव्य तथा अवकलनीयता,
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद छठा चैप्टर हो जाएगा आप लोग का अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और सातवां चैप्टर हो जाएगा समाकलन। सातवां चैप्टर हो जाएगा समाकलन। इसके बाद आपका आठवां जो चैप्टर है वो हो जाएगा समाकलनों के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और नौवां जो चैप्टर है नौवां यानी चैप्टर नंबर 9 वो है अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी प्रकार आपका 10th चैप्टर हो जाएगा सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। और चैप्टर नंबर 11th जो हो जाएगा यानी त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 12th है रैखिक प्रोग्रामन यानी लीनियर प्रोग्रामिंग। और चैप्टर नंबर 13 हो जाएगा आप लोग का लास्ट में प्रोबेबिलिटी। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे कि आपको क्लास 12th में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। टोटल चैप्टर 13 पढ़ने हैं। हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक पढ़ेंगे, समझ लीजिए। यहाँ चैप्टर कितने हैं 13 है टोटल। आपसे चैप्टर पूछा जाए तो चैप्टर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 13 हो जाएंगे। यहाँ आप लोग देख चुके हैं चैप्टर 13 हो चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड में कुछ चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यानी ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन, कुछ से थोड़ा कम और कुछ से बहुत ही कम। तो इसलिए पहले हम लोग ये जान लेंगे कि किसका वेटेज कितना है। उसी प्रकार हम लोग लास्ट में जब आप लोग का रिवीजन करने का जब समय आएगा तो उस समय उस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है यानी चैप्टर जो है उन सब के बीच कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी आपको पता होगा टोटल बिहार बोर्ड में यानी 12th में टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 100 मार्क्स यानी जितने भी टोटल है यानी टोटल चैप्टर आपका हो जाएगा कितना, टोटल चैप्टर आप लोग का हो जाएगा 13 यानी अभी आपको 13 चैप्टर सिलेबस में है, ठीक है। क्लास 12th के मैथ में आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं। उसको 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 इस प्रकार डिवाइड किया गया है। प्रत्येक यूनिट में कौन सा चैप्टर आता है उसको हमको जानना जरूरी है। उससे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला जो यूनिट होता है यानी यूनिट नंबर फर्स्ट में आपका हो जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन यानी चैप्टर नंबर 1 और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी चैप्टर नंबर 2। इन दोनों को मिलाकर यानी चैप्टर नंबर 1 और 2 जब आप पढ़ लेंगे बढ़िया तरीका से तो इससे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में देखे जाएंगे। आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद आप लोग का एल्जेब्रा में आप लोग को 2 टॉपिक पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है यानी फर्स्ट है मैट्रिसेस और एक है दूसरा है डिटर्मिनेंट यानी चैप्टर नंबर 3 और 4 आप लोग को किस यूनिट में पढ़ना है, यूनिट नंबर 2। अगर आप ये दोनों अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं इससे आपको बोर्ड में 15 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे यानी 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों मिलाकर पूछे जाएंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा पोर्शन है यानी मैथ का, समझ लीजिए बैकबोन है। इसके अलावा ये जो बच्चा कर लिया उसका समझिए बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ये है कैलकुलस में टोटल आपको 5 चैप्टर पढ़ने हुए, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 यानी आप लोग को टोटल 5 चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें से आपको 42 मार्क्स का रहेगा यानी 100 में से 42 मार्क्स सिर्फ कैलकुलस यानी 42% यहीं से पूछा जाता है यानी यूनिट 3 से, समझे। यानी कैलकुलस जो है कैलकुलस बहुत ही ज़्यादा क्लास 12th के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण यूनिट है। इस यूनिट में आपको कितने चैप्टर पढ़ने होंगे, इस यूनिट में आपको 5 चैप्टर पढ़ने होंगे। इससे टोटल 5 चैप्टर जब आप पढ़ लीजिएगा तो बिहार बोर्ड में आप लोगों को उससे 42 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा यूनिट है वेक्टर एंड 3D यानी चैप्टर नंबर 10 और 11 जब आप लोग पढ़िएगा आप लोग को 16 मार्क्स यानी वेक्टर और 3D को मिला के आप लोग को 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर जो 5 है यानी यूनिट 5 में मात्र एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है। यूनिट 5 में LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामर, इसमें एक ही चैप्टर पढ़ना है और आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद लास्ट जो यूनिट है यानी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, इसमें इस यूनिट में भी आपको एक ही चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ना है जिससे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाए। यहाँ आप लोग देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण यूनिट है यानी कैलकुलस के बाद आप लोग का हो जाएगा वेक्टर 3D। उसके बाद जो है यूनिट 2
उसके बाद ये दोनों बराबर वेटेज रखता है, यानी प्रोबेबिलिटी रिलेशन, यानी प्रोबेबिलिटी यानी यूनिट 6 और यूनिट 1 का बराबर वेटेज है। उसके बाद जो है यूनिट 5 हो जाएगा आपका, यूनिट 5 जो 8 मार्क्स का है। ये मार्क्स जो यहाँ दिया गया है वो एक मतलब आसपास दिया गया, यानी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 42 के बदले यहाँ 44 भी पूछ सकता है, और यहाँ यहाँ जो 14 है इसके बदले 16 था, इसलिए ये ऊपर नीचे हो सकता है। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, लेकिन मान के चलना है कि कैलकुलस से आपको 40 प्लस ही क्वेश्चन पूछेगा, 40 प्लस ही क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो आपका हो गया कि कैसे किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट वो है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न यानी आप लोग बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो आप लोग को एग्ज़ाम पैटर्न पहले से पता होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, तो उनके लिए हम चर्चा कर देते हैं। तो बिहार बोर्ड में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप लोग क्वेश्चन पेपर अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, उसमें 3 सेक्शन में वो क्वेश्चन पेपर बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन ए में आप लोग का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। और सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव में आपको 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन उनमें से आपको जो भी आता है यानी 100 दिया रहेगा, आपको जो भी आ रहा है यानी 50, मात्र 50 बनाना है, यानी 100 में से आप कोई भी 50 बनाइए। प्रत्येक 50 अगर आपका 50 में 50 यानी प्रत्येक क्वेश्चन सही होता है तो उसके लिए 1 मार्क्स, यानी जितना क्वेश्चन आप सही करेंगे उतना 1 का रिवार्ड यानी 1 नंबर मिलेगा, यानी 50 मार्क्स। यानी ऑब्जेक्टिव जो है आपको 50 मार्क्स का टोटल हो जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन में से 50 ही बनाना है, कोई भी 50 जो आपको आता हो। उसके बाद आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, जो कि यहाँ से सेक्शन 1 से आप लोग को टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव सेक्शन से 50 मार्क्स का। इसके बाद आप लोग आ जाइए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जब आप आइएगा तो सेक्शन बी में आप लोग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप लोग को 30 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ भी 30 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ भी 50% करना, यानी 30 का जो आधा यानी 50% हो जाएगा, यानी 15 क्वेश्चन मात्र करने, यानी 30 क्वेश्चन में से मात्र आपको 15 क्वेश्चन करने। आप लोग जानते हो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 15 गुने 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 मार्क्स क्वेश्चन पूछे, 30 मार्क्स के। यहाँ आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हमारा सेक्शन सी आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको इंग्लिश में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन रहेंगे और उसका भी आधा, यानी 8 में मात्र आपको 4 बनाने हैं। प्रत्येक के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे आपको पता होगा, पहले आप 10th में एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि लॉन्ग आंसर जो होता है प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। आपको 4 गो क्वेश्चन बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, आपको टोटल 30 मार्क्स हो जाएंगे यहाँ से, यानी ऑब्जेक्टिव से आपका 50 नंबर का रहेगा और लघु उत्तरीय से 30 नंबर का और लॉन्ग आंसर से 20 नंबर का आपका हो जाएगा, यानी 50 प्लस 30 प्लस 20 यानी टोटल 100 मार्क्स। ये तो हो गया। यहाँ आप लोग एक चीज़ गौर किए होंगे, यहाँ जो 100 है तो 100 है, 100 में से आपको आधे करना है, यहाँ 30 है तो 30 में से मात्र 15 यानी 50% क्वेश्चन करना है, यानी 8 में से आपको मात्र 4 क्वेश्चन करना है। यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो बढ़िया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौशल जी बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून आपको भी कौशल जी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि हम लोग को कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है, और हम लोग कौन सा बुक पढ़ेंगे और कितने बुक हमको 12th में खरीदने चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है जो हम लोग कौन सा बुक पढ़ेंगे, तो आप लोग के पास NCERT होना ज़रूरी है। NCERT, NCERT यानी बिहार बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो NCERT को ही बेस मान के, यानी NCERT को ही बिहार बोर्ड फॉलो करता है, यानी तो आप लोग को NCERT पढ़ना हो। NCERT में भी अगर आप 11th में होंगे तो आपको मात्र एक ही बुक पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ आपको कितने बुक पढ़ने हैं, 2 बुक, यानी वॉल्यूम 1 आपको होगा एक, यानी पार्ट 1 और एक वॉल्यूम 2। जब आप बुक खरीदने जाइएगा मार्केट में तो आपको बोलिएगा पार्ट 1 देने के लिए, तो आपको उसमें कितने चैप्टर रहेंगे, उसमें 1 से लेके, यानी टोटल चैप्टर 13 है, तो पहला से लेके छठा चैप्टर जो है वो वॉल्यूम 1 में रहेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट का चैप्टर यानी 7 से लेके 13 तक
7 से लेके 13 तक जो चैप्टर है वो वॉल्यूम 2 में रहेगा। ठीक है। तो बुक के बारे में अगर आपको कोई भी समस्या है तो यहाँ आप लोग याद रखिए, आपको अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी पढ़ना है। बाकी बात आप पहले अपना बेस बनाने के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना होगा। उसके बाद आप लोग जो बुक प्रेफर करें वो पढ़ सकते हैं। यहाँ आप लोग को 2 बुक खरीदना होगा, एक वॉल्यूम 1 करके यानी पार्ट 1 करके आप लोग का एक बुक होगा, एक पार्ट 2 करके। पार्ट 1 में आप लोग का आपका हो जाएगा 1 से 6 चैप्टर, यानी पहला से लेके 6ठा चैप्टर पार्ट 1 में रहेगा। और उसके बाद जो रहेगा यानी वॉल्यूम 2 यानी पार्ट 2 में 7 से 30। ठीक है। उसके बाद जहाँ तक आप लोग को कोई समस्या यानी, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, यानी मैं आप लोग को कैसे पढ़ाऊँगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो हम लोग पहले एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी लेंगे। एनसीईआरटी का जो बुक है, यानी मान लीजिए कोई चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, यानी चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 में जो आपका 1.1 प्रश्नावली होगी यानी एक्सरसाइज होगी। इससे पहले जितने भी थ्योरी हैं, 1.1 से पहले जितने भी थ्योरी हैं वो थ्योरी करेंगे, प्लस में उसका एग्जाम्पल करेंगे। यानी जितने भी प्रश्नावली रहेंगे उनसे पहले जितने भी आपके थ्योरी है और एग्जाम्पल है, उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है जो जिससे आपको थ्योरी समझ में आए वो पहले हम लोग करेंगे। उसके बाद ये जब हो जाएगा, ये होने के बाद आप लोगों को एक्सरसाइज करवाया जाएगा। एक्सरसाइज यानी थ्योरी और एग्जाम्पल होने के बाद एक्सरसाइज करवाया जाएगा। इसी प्रकार आप लोग को बाद में जब रिवीजन का जब टाइम आएगा तो आपको प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कराया जाएगा। यानी 4-5 चैप्टर समाप्त होने के बाद आप लोग को एक 1 शॉट वीडियो भी लाया जा सकता है, यानी प्रत्येक चैप्टर का 1 शॉट। लास्ट में आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी प्रत्येक चैप्टर का मतलब बिहार बोर्ड में जितने क्वेश्चन अभी तक बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन बैंक से वो सब भी लाया जा सकता है। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले उसका थ्योरी देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट जो रहता है समस्या वो रहता है कि नोट्स कैसे बनाए, नोट्स बनाए तो कैसे लिखे, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप लोग यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नोट्स कैसे बनाएं। यानी आप लोग की ये सबसे बड़ी समस्या है, नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स के लिए याद रखिए आपके पास 3 कॉपी होना चाहिए। कितने कॉपी? 3 कॉपी आपको होनी चाहिए। कॉपी 1 यानी 3 कॉपी आपके पास होना चाहिए, 1 2 और 3। 3 कॉपी क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में भी हम बात करते हैं। कॉपी 1 में आपको क्या करना है, कॉपी 1 में जब आप क्लास देख रहे हैं यानी जब हम क्लास यूट्यूब पे करवाएंगे तो आप लोग जब देखिएगा तो कॉपी 1 यानी रफ कॉपी लेके बैठिएगा। ये जो कॉपी है ये आपका हो जाएगा रफ कॉपी। कॉपी 1 जो है वो रफ कॉपी होगा, रफ कॉपी। इसमें आपको जितना घसना उतना है, यानी वीडियो देखते वक्त आराम से आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है और बढ़िया से समझना है और जो क्वेश्चन बोला जाए उसको सॉल्व करके आंसर देना है यानी रिप्लाई करना है। तो दूसरी जो कॉपी है, दूसरी कॉपी में क्या करना है, यानी ये कॉपी 1 हो गया, ये कॉपी 2। इसमें आप लोग को क्या करना है, जितने भी थ्योरी पढ़ाए जाए यानी जो एनसीईआरटी के यानी जो थ्योरी हम लोग करवाएंगे वो थ्योरी और जो एग्जाम्पल 1-2 हो, यानी मान लीजिए कोई थ्योरी है वो उसके साथ अगर आप एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं तो उसको बाद में देखने पे कोई समस्या नहीं आएगा। तो थ्योरी और एग्जाम्पल इस कॉपी में लिखिएगा। और थर्ड जो कॉपी है यानी थर्ड में आप लोग एनसीईआरटी का यानी एनसीईआरटी का जितना एक्सरसाइज यानी 1.1 यानी चैप्टर वाइज, जैसे ही चैप्टर 1 खत्म हो आप लोग को पहले रफ कॉपी में सब एक्सरसाइज बनाना है। जब चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा तो आप लोग का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन यानी जितने चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन वो इस कॉपी में बनाएंगे। इससे क्या फ़ायदा है ये जान लीजिए पहले। इससे ये फ़ायदा होगा लास्ट समय में जब आप जब रिवीजन कीजिएगा तो रिवीजन में आपको मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आप लोग अटक रहे होंगे यानी नहीं बन रहा होगा तो वहाँ आप किसी से पूछ नहीं सकते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर आप ये कॉपी बना लेते हैं तो ये क्या होगा, अब जब भी देखेंगे अगर मान लीजिए चैप्टर नंबर 3 का कुछ एक्सरसाइज 3.1 में मान लीजिए 5वां क्वेश्चन नंबर आपको प्रॉब्लम हुआ
तुरंत कॉपी निकालिएगा और आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये कॉपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका थ्योरी का हो जाएगा और ये रफ का, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएं यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और कल से हम लोग मैट्रिक्स, हम लोग यहाँ जितने चैप्टर हैं यहाँ आप लोग देखे होंगे, यहाँ टोटल यहाँ से यूनिट यूनिट जो हमारा सेकेंड है यानी अलजेब्रा का जो पार्ट है, यहाँ से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा से। अलजेब्रा में आप लोग को पहला चैप्टर जो है ऑब्व्यू आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। कल आप लोग लगभग 12 बजे आप लोग क्लास का टाइमिंग है लगभग 12 बजे। इसके बाद हम लोग रोज़ 12 बजे आप लोग को क्लास करवाएंगे। तो यहीं हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।